इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा और मेहनत ही भविष्य की नींव है। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिभागियों, विशेषकर विजेता पहलवानों को मेडल, प्रमाण पत्र और प्रतीकात्मक पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में खिलाड़ियों के अलावा कोच, अधिकारी और विद्यालय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन की सफलता में योगदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रही है, जिससे ऐसे राष्ट्रीय स्तरीय आयोजनों से स्कूलों के बच्चों को बेहतर मंच मिल सके और उनकी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिले। मुझे बताया गया कि गोरखपुर में इस प्रतियोगिता में जो 30 नवंबर से प्रारंभ हुई थी, इसमें विभिन्न प्रदेशों की 23 टीमों के कुल 393 खिलाड़ियों ने, 81 कोच और मैनेजर ने इसमें भाग लिया और इसमें उत्तर प्रदेश के भी 19 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आज उन सभी खिलाड़ियों को यहां पर जिन्होंने प्रतिभाग करने के उपरांत मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके तहत पदक, स्वर्ण पदक प्राप्त विजेता को 75,000 रुपए, रजत पदक विजेता को 50,000 रुपए और कांस्य पदक विजेता को 30,000 रुपए की यह राशि आज प्रदान की जा रही है। मैं सबसे पहले विजेता खिलाड़ियों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। उप विजेता टीम को और उनके खिलाड़ियों को अभिनंदन करता हूं। उनके प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन खेल का बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। वे अपनी इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हार न माने, बल्कि उन कमियों को सुधारने की दिशा में एक नई सीख उन्हें प्राप्त हुई है, जो इससे भी बड़ी विजय की ओर उन्हें अग्रसर करेगी। और इस प्रतियोगिता में उनका भाग लेना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण अभियान के लिए मैं उन सभी का, जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ी हैं। आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति देखी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रत्येक भारतवासी से खेल और खेलकूद के प्रति अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम घोषित किए। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम का अभियान हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या राज्य के अंदर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता या ग्रामीण खेल लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी इसका हिस्सा है। भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों का परिणाम है कि आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिलहाल बता देते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा।
और राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया। नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा है और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने पहुंचे। तो पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र में लगातार हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर खुलासा कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर करुआ के पास से 3 शातिर चोर शिव कुमार उर्फ शिवा पटेल, राजेश उर्फ बेचू जायसवाल और बंटी राजभर को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 81,10,510 रुपये नकद और करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए। आरोपियों ने तिवारीपुर, परसिया, देवार और नवापार में हाल में हुई 3 बड़ी चोरियों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। मोहल्ला पड़ता है, वहाँ के जो है उमा शंकर मदेसिया जी हैं, जो एक व्यवसायी हैं। 30 तारीख यानी 30 नवंबर को सुबह उन्होंने सूचना दी कि उनके घर से जो है बीती रात में जो है उनके घर से जो अलमारी है उसको खोल करके जो जेवरात और जो है कैश जो है कई लाख रुपए जो थे जो है चोरी कर ले गए। इसकी सूचना पर जो है थाना बरहज द्वारा जो है संतुष्ट धारा में ग्रुप पंजीकृत किया गया था। उसके बाद जो है एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाने की टीम जो है लगी। इसका खुलासा जो है आज जो है इसका किया गया, इसका अनावरण किया गया है। इसमें जो है 3 अभियुक्तों का नाम जो है प्रकाश में आया है। तीनों जो है बरहज कस्बे के ही रहने वाले हैं। उनके पास से जो है लगभग 80 लाख रुपए और करीब 40 लाख मूल्य के जो है आभूषण बरामद किए गए हैं। और इतनी मोटी रकम नकदी बरामद हुआ, उसको क्या जाता है? ललितपुर जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने नगर के विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानी। आगामी ठंड को देखते हुए उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि रैन बसेरों में गर्म कपड़े, कंबल, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही डीएम ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान में जिले का कार्य 90% से अधिक पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने अभियान का महत्व समझते हुए सहयोग किया। आने वाले दिनों में जब सर्दियां बढ़ेंगी तो कई लोग जब अस्पताल या स्टेशन के लिए आते हैं तो उन्हें रुकने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शासन और यहाँ नगर पालिका के द्वारा रैन बसेरे संचालित हैं। क्योंकि अब आने वाले समय में इनकी जो यूसेज है वो बढ़ेगा, तो पहले से ही हम तैयारी रखें, जिससे कि अगर हफ्ते 10 दिन में भीड़ बढ़ती है तो जनता को किसी प्रकार की असुविधा के सामना ना करना पड़े। उसी के क्रम में आज ये जो 100 बेडेड रैन बसेरा है इसका और प्लस कोतवाली के सामने जो 20-20 कैपेसिटी वाले रैन बसेरे उनका निरीक्षण किया गया। और यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। कुछ जगह थोड़ी बहुत अभी कुछ और कार्य करने की ज़रूरत है। तो चूँकि आज का उद्देश्य ही यही था कि जब पब्लिक को आवश्यकता पड़े उसके पहले हम पूरी तरह से तैयार हों। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में लापता प्रदीप साहू का शव स्वर्णरेखा नदी घाट पर तैरता मिला, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों में आक्रोश फैल गया है। 4 दिनों से गायब प्रदीप का शव मिलने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए लोगों ने उलीडी थाने का घेराव कर मुख्य सड़क जाम कर दी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। उनका आरोप है कि इलाके में नशे का कारोबार बेखौफ चलता है और यह हत्या उसी का नतीजा है। महिलाओं ने कहा कि नदी किनारे और बस्ती का इलाका नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जबकि पुलिस की गश्ती नाम मात्र की है।
है। पुलिस ने परिवार के बयान पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर के ओलीडी थाना क्षेत्र के श्यामनगर में 4 दिनों से लापता 24 वर्षीय प्रदीप साहू की गुमशुदगी अब मौत में बदल गई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गुरुवार सुबह स्वर्णरेखा नदी के श्यामनगर छठ घाट के पास उनका शव तैरता मिला। पीलीभीत पुलिस ने एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 59,500 नकद और अन्य तकनीकी उपकरण बरामद हुए हैं। यह गिरोह ऑनलाइन गेम खिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था और फर्जी सिम कार्ड और जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर फ्रॉड को अंजाम देता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे धन ऐंठा है। बरेली के सूफी टोला में शादी हॉल और गुड मैरिज हॉल पर चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीडीए बुलडोजर मौके से वापस लौटाया गया। कोर्ट का आदेश न्यायिक समीक्षा और पक्ष सुनने के लिए जारी है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पारा के नीचे लुढ़कने और धुंध के बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी की है। लखनऊ में मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में मौसम का रुख और सर्द होगा। पारा 2 से 4 डिग्री नीचे लुढ़क सकता है और पछई हवा से ठंडक और बढ़ती नजर आएगी। इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने कहा है कि सुबह और शाम के वक्त में कोहरे की धुंध और बढ़ने वाली है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए लोगों से सर्दी से बचने की अपील करी। कैमरा सहयोगी पीयूष मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मुरादाबाद में एक युवक श्रम विभाग की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि युवक विभाग में अपना काम करवाने के लिए घूस मांगने की स्थिति में था, लेकिन भुगतान न कर पाने के कारण परेशान था। पिछले 6 महीने से युवक लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स अधिकारी युवक को समझाने में जुटे हैं। लंबे समय तक समझाने के बाद युवक छत से उतर गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ये सूचना मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मिली कि कोई युवक जो है हमारी जो बिल्डिंग है इसकी छत पे चढ़ा हुआ है और उसको श्रम विभाग से संबंधित उसका कोई कार्य था जो नहीं हो पा रहा था। इस चीज़ की तहकीकात की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने अपने इनके जो बेटा पैदा हुआ था और हमारी जो स्कीम्स चलती हैं श्रम विभाग की, उसके तहत कोई आवेदन किया था, लेकिन पात्रता ना होने के कारण इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था और इनको यही शिकायत थी कि हमें जो है योजना का पैसा दिलवाया जाए। जो हमारी स्कीम है जिसमें हम बच्चे के पैदा होने पर पैसा देते हैं, ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम है, जिसमें 40 तरह की कैटेगरीज डिफाइंड हैं और इन 40 प्रकार का अगर आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि इनके बयान थे कि मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूँ, तो इनके बयानों के आधार पर इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने आज ये। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद के विकास खंड सकरन क्षेत्र स्थित CSC और PSC का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ फार्मासिस्ट गैर हाजिर पाए गए, जिस पर CMO ने 15 दिनों का वेतन काटने का निर्देश दिया है। CMO ने दवा वितरण, दवा भंडारण कक्ष और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया और इनमें संतोष व्यक्त किया। हालांकि मातृत्व सुरक्षा केंद्र में स्टाफ नर्स की कार्यशैली से CMO असंतुष्ट दिखे। साथ ही परिवार नियोजन कक्ष बंद मिलने पर CMO ने नाराजगी जताई।
प्रतापपुर थाना क्षेत्र में 27 नवंबर को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपित हनी उर्फ विनीत आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में आरोपी ने हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और सर्विलांस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक को मोहकमपुर रेलवे ट्रैक के पास चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर मारा गया था। 23 नवंबर को थाना प्रतापपुर पुलिस को ये मोहकमपुर रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तथा शव को पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई थी। इसमें सीओ ब्रह्मपुरी के निर्देशन में थाने की 2 टीम और शहर की स्वाट टीम को लगाया गया था। जो मृतक है उनकी पहचान पप्पू पुत्र राजू पुत्र मांगेराम के रूप में हुई थी और इनके भाई के तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल सर्विलेंस और जो मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लास्ट टाइम हनी उर्फ विनीत के साथ लास्ट टाइम देखा गया था और जो इनका हमारे बातचीत हुई थी, लास्ट टाइम बातचीत भी इसकी हनी के साथ इसकी बातचीत लास्ट में हुई थी। इस आधार पे पुलिस द्वारा जब इसके घर पे जाके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, इसमें हनी घर से फरार हो गया था और उसका वहाँ से हमें मोबाइल फ़ोन भी मिला था। मोबाइल फ़ोन से भी हमें काफ़ी कुछ डिटेल्स मिली थी, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं जिसमें ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत कर रहा है। इसे कल देर रात्रि थाना प्रतापपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये राजू से करीब 1.5 साल पहले इसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और कुछ दिन पहले राजू द्वारा इसकी गर्लफ्रेंड को कुछ कह दिया गया था, जिसके तहश में आके इसने ये कदम उठाया है। इसने घटना वाले दिन 25 तारीख की घटना है, उस दिन इसने प्लानिंग की थी। प्लानिंग के तहत इसको बुलाया था रेलवे ट्रैक के पास। जो मृतक है वो नशे में था, नशे में इनकी कुछ कहासुनी हुई, उसके बाद इसने ईंट से इसके चेहरे पे वार किया है जो मृतक है और करीब 5 वार किए थे इसने। खबर उन्नाव से है, जहां सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए गुरुवार को एक नई पहल की गई। उन्नाव पुलिस ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पुलिस लाइन से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जिले में 14 नवगठित क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों को सक्रिय करना है। जहां रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको 0 पे ले आने के लिए, उसमें से उत्तर प्रदेश के 20 जनपद हैं और 20 जनपदों में से अपना उन्नाव जनपद भी आता है। उसी के तहत निर्देशानुसार अपने यहाँ 14 क्रिटिकल कॉरिडोर टीम बनाई गई है, जिसका मूल काम यही होगा कि इनके साथ एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही होंगे। जो भी एक्सीडेंट होगा घटनास्थल का निरीक्षण करना, उसकी विवेचना करना और साथ ही साथ रोड पे कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं जाम न लगने पाए, सब काम देखने का। तो इसके तहत आज 10 वाहन दोपहिया दिए गए हैं इनको, ताकि ये इसी काम को करें और इसी के क्रम में आगे भी कार्रवाई कराई जाए। कासगंज के गंजडुंडवारा में बीती देर रात तेज रफ्तार वाहन ने गेस्ट हाउस के बाहर खड़े 5 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मामूली रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तीनों कादरगंज रोड पर मौजूद थे। अचानक तेज रफ्तार कार ने खड़े लोगों को टक्कर मार दी। तीनों को अलीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है। थाना गंजडुंडवारा के कस्बे के एक गेस्ट हाउस में विकास यादव नाम के एक व्यक्ति का विवाह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। विवाह कार्यक्रम के दौरान डीजे को बजाने को लेकर विकास के ही एक रिलेटिव कौशल से कुछ नाराजगी हुई, जिस नाराजगी के चलते कौशल तेजी से गेस्ट हाउस से बाहर आया। वह अपनी कार में बैठा और बहुत तेजी से कार चलाते हुए उसने 3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। उन 3 व्यक्तियों में से एक जो दूल्हा विकास है उसके एक चाचा थे, एक उसके मौसा जी थे और एक उसके ताऊजी थे। इन तीनों व्यक्तियों को घायलावस्था में कासगंज अस्पताल एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान विकास के मौसा जी की मृत्यु हो गई। अन्य 2 घायलों को तत्काल अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामला ये रहा था कि हमारे 10 साल के बेटे की शादी थी गंडोवारा में। लड़की पक्ष भी आया हुआ था, लड़का पक्ष शामिल थे। सारे लोगों ने प्रेम पूर्वक दावत खाई है, कोई झगड़ा विवाद वाली कोई बात नहीं है। ये सारा काम
आराम से प्रेम पूर्वक 1 बजे तक निपट गया है। सब लोग घर जाने के मूड में थे। अब वे लोग गाड़ी वाले थे, वो दारू पिए थे, उनके क्या मूड में थी, उन्होंने एकदम गाड़ी गेट डाल के जानलेवा हमला किया है 5 लोगों के ऊपर। ये थे, एक कौशल है, दूसरा क्या सोनू, प्रदीप, रमन। विवाद तो कोई नहीं था, इनको निमंत्रण दिया, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन दारू पिए थे। ये लड़का पक्ष नहीं दिया है इनको निमंत्रण, तो लड़का पक्ष नहीं दिया है। कोई रंजिश नहीं है, केवल इनके दिमाग में एक ही बात थी कि जैसे धर्मेंद्र के पापा ने डांटा था, धर्मेंद्र के ये साले थे, तो उस बात को उसको इनके दिमाग में आई कि हमारे बहनोई के सामने हमारे बहनोई को डांट रहे हैं। जी धर्मेंद्र में गिरीश ने अपने बेटे में 2 हाथ भी मारे। इसके कारण ने जल के उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 5 लोगों को रोक दिया। हरदोई के संडीला कस्बे में पावर हाउस के सामने सीएनजी बस अचानक आग का गोला बन गई। दरअसल यह बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी अचानक उसमें भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत संडीला पुलिस को दी और फायर ब्रिगेड को भी दी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देवरिया साइबर पुलिस एसओजी बीएसएनएल की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर फर्जी कमाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त तेज नारायण निवासी राम गुलाम टोला का बताया जा रहा है। पूछताछ में उसने चौंकाने वाली जानकारी दी। वह वर्ष 2015 से 2022 तक मॉरिशस में इलेक्ट्रीशियन था। वह उसकी जान पहचान 2 बांग्लादेशी नागरिकों से हुई, जिन्होंने उसे सिम बॉक्स के जरिए विदेशी कॉल को लोकल कॉल में बदलकर मोटा मुनाफा कमाने का तरीका बताया। किया गया है तेज नारायण सना हंसराज सिंह, जो यहीं लोकल कोतवाली का रहने वाला था। ये फर्जी सिम बॉक्स का प्रयोग करके फर्जी एक्सचेंज चलाता था और उसके माध्यम से इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करता था। इसको जब पकड़ा गया तो इसके घर से 6 सिम बॉक्स, 6 वाईफाई राउटर, 1 जियो का वाईफाई राउटर, 1 एयरटेल का वाईफाई राउटर, 43 एंटीना बड़ा, 169 एंटीना छोटा, 7 सिम बॉक्स एडाप्टर, 8 वाईफाई राउटर एडाप्टर और 219 सिम बीएसएनएल के और ढेरों पासबुक मिले। इसने पूछताछ में बताया कि ये इंटरनेशनल कॉल को यहीं पे लोकल एक्सचेंज सेटअप करके लोकल कॉल में बदलता था। किससे मिला था पहले सर, कहाँ गया था ये असल में वर्क परमिट पे मॉरिशस गया था, तो मॉरिशस में ही किसी व्यक्ति से इसकी मुलाकात हुई और उसी ने इसको सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद ये यहाँ आया तो वो सारे ऑपरेटर्स इसने अलग अलग सोर्स से प्राप्त किए और उसके बाद फिर ये इंटरनेट कॉल पे ही उनसे बात करके उन्हीं के डायरेक्शन से यहाँ एक्सचेंज का सेटअप करता था और उनके माध्यम से फिर उनसे बात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रिसीव किया। राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने रिसीव किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत दौरे को लेकर ये बड़ी खबर है। दिल्ली पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं और यूक्रेन से युद्ध के बाद ये पहला दौरा राष्ट्रपति पुतिन का बताया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा उनका होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक भी होने वाली है और पूरी दुनिया की नज़र फिलहाल
राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर टिकी हुई है। पड़ोसी देशों भी नज़र बनाए हुए हैं और खासकर अमेरिका की नज़र भी पुतिन के दौरे को लेकर फिलहाल भारत की ओर टिकी हुई है। कई बड़े फैसले, कई बड़े समझौते भारत और रूस के बीच होने वाले हैं और भारत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।